देखो, अब ना इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। मतलब कि अगर प्राइस में डिफरेंस होगा तो डिमांड में क्या अंतर पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस में कम होगा, प्राइस ये होगा तो डिमांड में क्या अंतर पड़ेगा, और इनकम कम ऊपर नीचे होगी तो डिमांड में क्या अंतर पड़ेगा, और क्रॉस मतलब सब्सटीट्यूशन गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड, ये सब चीज़ें, नेसेसिटी गुड, ये होगा तो क्या अंतर पड़ेगा। पहले हम प्राइस के बाद, यूपीएससी ने पूछ भी रखा है ये कि आपकी अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो किन चीज़ों की मांग कम कर देता है, इन्फीरियर गुड की मांग कम कर देता है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल अस हाउ मच द quantity demanded change when there is change in price of good itself, income of consumer, the price of related good. It show the degree of responsiveness of buyer। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड की इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सुन लीजिए, अगर किसी चीज़ के प्राइस में थोड़ा सा बदलाव आया और डिमांड में पूरा बदलाव आ गया, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट है, वो बिक रही है 5 रुपये की, और अगर वो 7 रुपये की बिकने लग जाए, है ना, अगर वो चॉकलेट 7 रुपये की बिकने लग जाए तो भाई उसकी डिमांड एक संग ही कम हो जाए। मतलब जैसे मान ली चॉकलेट की डिमांड, चॉकलेट के प्राइस 40% बढ़ा है ना, और उसकी डिमांड मतलब ऐसी हो जाए कि भाई 80% कम हो जाएगी, लोग खाना ही बंद कर दे, लोग देखना ही बंद कर दे उसकी तरफ, तो डिमांड पूरी तरह इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब खिंच गई, पूरी तरह खिंच गई, फ़र्क पड़ता है ना। और अगर ये है कि अगर भाई डिमांड, अगर प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आया, प्राइस मतलब मान लो वही चॉकलेट 7 रुपये की भी 7 रुपये की आ गई, है ना, 7 रुपये की बिकने लग गई या 8 रुपये की बिकने लग गई, और डिमांड क्या हुई, पहले 10 लोग खा रहे थे, अब 8 लोग खाने लग गए, 8 लोग खाने लग गई। कहाँ उसकी डिमांड में 60% की कमी आई, 60% का बदलाव आया है, उसकी डिमांड, सॉरी, उसका जो प्राइस है वो 60% बढ़ा है, और उसकी डिमांड केवल 2% कम हुई है, मतलब 20% कम हुई है, और डिमांड उसका प्राइस 60% बढ़ा है और डिमांड में केवल 40% की कमी आई है, देख लीजिए। तो ये होता है ना, या फिर इससे भी ले लीजिए आप, है ना, ये सिस्टम है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी अब आगे पढ़ने वाले हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक जब होता है जब डिमांड में कोई बदलाव ना आए। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक जब होता है जब डिमांड में कोई बदलाव ना आए, है ना, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो ऐसा जब होता है जब बहुत नेसेसिटी आइटम है। यार अगर किसी को बुखार आ गया, उसे पैरासीटामोल लेनी है, वो 40 रुपये की बिक रही है, जैसे डोलो गोली लेनी है उसे, वो 40 रुपये की अब बिक रही है, अगर वो 80 रुपये की बिकने लग जाएगी, ऐसे थोड़ी वो डोलो नहीं लेगा भाई, एक चाहिए एक लेगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर डोलो गोली 20 रुपये की बिकने लग जाए तो वो बोलेगा चलो आज नाश्ते में चलो डोलो खाते हैं, ऐसा भी नहीं है, जितना है उतना ही लेगा, है ना। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब इलास्टिक डिमांड में वो होगा कि डिमांड की प्राइस, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा चेंज होगा, डिमांड थोड़ी चेंज होगी। इलास्टिक में है कि इलास्टिक में डिमांड बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तो नू ही चलेगा, डिमांड ये बोलती है। इलास्टिक में प्राइस बढ़ाओगे, परफेक्टली इन इलास्टिक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन इलास्टिक में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, दिल को खुश करने के लिए कर दिया, चलो थोड़ी सी इसकी डिमांड में बदलाव आ जाता है। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक है, डिमांड चेंज इन सेम पर। अब यूनिटरी इलास्टिक, अब इन इलास्टिक खत्म हो गया, इलास्टिक आ गया। डिमांड चेंज इन द सेम प्रपोर्शन एज प्राइस, वही 20% डिमांड, 20% प्राइस बढ़ा, 20% डिमांड बढ़ गई, मतलब और अगर प्राइस कम जाएगा तो डिमांड 20% डिमांड भी नीचे चली जाएगी। नहीं सॉरी, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, वही वाली, और प्राइस कम हुआ, डिमांड ज़्यादा हुई, पर दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। इलास्टिक डिमांड ऐसी होती है कि डिमांड में बहुत बदलाव आ गया, और अगर कि प्राइस चेंज हुआ है 20%, डिमांड में बदलाव आ गया 80%,
है ना। ये होता है इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसा होता है, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक ऐसा होता है, प्राइस में बहुत मामूली सा चेंज आया है पर उसकी डिमांड पूरी तरह जीरो हो गई, मतलब पूरी तरह जीरो हो गई, है ना। वाट अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी, जो प्राइस इलास्टिसिटी को इनमें से क्या क्या अफेक्ट करता है कि भाई ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति, जब व्यक्ति किसी चीज़ की मांग को ज़्यादा या कम करता है तो उसमें केवल उस चीज़ के प्राइस थोड़ी इंक्लूड होते हैं, और भी चीज़ें उसे इफेक्ट करती हैं, जैसे प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसका जितनी ईजिली सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है उतनी ईजिली से टाटा बाय कर देगा। नेचर ऑफ गुड, वस्तु का गुण कैसा है, नेसेसरी है। नेसेसरी में तो इनइलास्टिक रहती है भाई पूरी तरह, क्योंकि भाई ज़रूरत का चीज़ है यार। प्राइस कितना मर्जी बढ़ जाए, डिमांड तो भाई आप ज़्यादा डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन होगा ही नहीं। और एक तुम्हारी लग्जरी है, लग्जरी गुड में हो सकता है यार कि व्यक्ति सोचे कि अब लुई विटो का पर्स मिल रहा था 5,000 रुपये, मान लो 5 लाख में मिल रहा था, अब वो हो जाए 50 लाख में हो जाए, तो ये इलास्टिक है। हो सकता है लोग इसे लेना बंद कर दें, लोग इसे लेना बोलेंगे भाई 50 लाख में कौन लेगा यार लुई विटो का पर्स, उन्होंने पहले रेट बढ़ा दिया अपने। एक होता है पर एक होता है ये रहा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, है ना। अगर ज़्यादा लार्ज शेयर कर रहा है, मतलब अगर अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा उस चीज़ पे कर रहा है तो वो मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि उसे ये क्योंकि जब लार्ज हिस्सा कर रहा है तो उसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना भाई। अगर जैसे नेसेसिटी आइटम है, जो व्यक्ति अपने नेसेसिटी आइटम अक्सर कम ही खर्च करते हैं, ज़रूरतें व्यक्ति की कम होती हैं तो उन पर कम खर्चा होता है ना, तो वो कम होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है और मान लीजिए और डिमांड और बढ़े, और वो सॉरी प्राइस बढ़ गए, प्राइस ज़्यादा और बढ़ गए, तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, वो छोड़ देगा। टाइम पीरियड ओवर अ टाइम पीपल टाइम के साथ ना ओवर अ टाइम पीपल एडजस्ट करने लग जाते हैं, है ना। तो ये वो हो जाती है, क्या बोलते हैं इसे, क्या लिखा हुआ है, मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन। अब इनकम इलास्टिसिटी देख लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, इनकम में बदलाव होने से डिमांड में क्या बदलाव पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, है ना। तो इनकम का डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं कि ना, अगर इनकम भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, सॉरी डिमांड भी बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड है ना। अगर डिमांड कम हो रही है, सॉरी डिमांड इंक्रीज स्लोली, डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो नेसेसिटी गुड है। अगर डिमांड तेज बढ़ रही है इनकम बढ़ने के साथ में तो वो लग्जरी गुड है। इफ डिमांड, तो ना अब देख लेते हैं ये इनकम के बारे में। इनकम के बारे में जितना पढ़ा था वो पढ़ लिया कि भाई इनकम बढ़ रही है तो आपका प्राइस कम हो रहा है, तो इसका मतलब आप वो इन्फीरियर गुड है ना। ठीक है, अब क्रॉस इलास्टिसिटी के पढ़ लेते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि दूसरे प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ़ बोथ गुड आर सब्सटीट्यूट लाइक टी एंड कॉफ़ी, है ना, तो हो सकता है कि अगर टी का प्राइस बढ़े तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाए, है ना। और बोथ गुड आर कॉम्प्लीमेंटेड, हो सकता है अगर चाय का प्राइस बढ़े तो पकौड़े की डिमांड कम हो जाए, अगर और अनरिलेटेड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, व्हेन प्राइस चेंज व्हाट हैपन टू टोटल स्पेंडिंग डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी। इफ़ डिमांड इज इलास्टिक, है ना, कि परिवर्तन आ रहा है डिमांड में, मतलब डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, प्राइस फॉल इंक्रीज टोटल स्पेंडिंग, है ना, वो गिरेगा और आपकी जो पैसे, आप जो पैसे ज़्यादा खर्च करने लग जाओगे। इफ़ डिमांड इज इन इलास्टिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, प्राइस
प्राइस फॉल रिड्यूस टोटल स्पेंडिंग। सही बात है भाई, क्योंकि आप तो उतना ही लोगे ना, प्राइस फॉल गिरेगा, आपकी टोटल स्पेंडिंग कम हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना। इफ़ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, कि आपकी टोटल स्पेंडिंग सेम रहेगी चाहे प्राइस बढ़े या चाहे प्राइस कम हो। उसके बाद दिस यूज्ड बाय गवर्नमेंट व्हेन डिसाइडिंग टैक्स फॉर सब्सिडीज। ठीक है, थैंक यू। समरी पॉइंट टू रिमेंबर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑन प्राइस चेंज टेल सेंसिटिविटी ऑफ बायर। ये वो बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट या ये सब चीज़ें कितनी सेंसिटिव है ना। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम चेंज शोज इफ अ गुड इज नॉर्मल और इन्फीरियर। ये दिखाता है कि हमारा गुड कितना कितना नॉर्मल है, इन्फीरियर है। क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड शो हाउ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट डिमांड। अब आते हैं हम मार्केट पे आते हैं, है ना। कितने टाइप की मार्केट होती है? एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसमें क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, सबका एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है ना। कोई भी इंडिविजुअल ना फर्म को, कोई भी इंडिविजुअल फर्म मार्केट प्राइस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सबके पास, क्योंकि सबका सेम प्रोडक्ट है, सबके पास सेम नॉलेज होती है, सबके पास नॉलेज होती है प्राइस की उसके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के प्राइस को लेके। इसमें क्या बिहेवियर होता है कि ना, कि फर्म कहाँ था कि फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी एट मार्केट प्राइस। कितनी भी क्वांटिटी भेज दो मार्केट प्राइस पे। नो नीड टू रिड्यूस प्राइस टू सेल मोर। ऐसा नहीं होता कि आपको प्राइस कम करना पड़ रहा है अपना माल ज़्यादा बेचने के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता। फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है फर्म का प्राइस है। और लॉन्ग रन में ना जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है ड्यू टू एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म। सप्लाई डिसीजन आर मेड वेयर प्राइस। सप्लाई डिसीजन बताते हैं कि प्राइस कितना होगा, इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब मोनोपोली में होते हैं, सिंगल सेलर होता है, नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, एंट्री इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, लीगल तरीका हो सकता है, और रिसोर्स बेस्ड बैरियर होता है। अब हेलीकॉप्टर बनाने में थोड़ी आप हर बंदा सोचेगा कि मैं बनाने लग जाऊँ। फर्म इज़ अ प्राइस मेकर। जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है। फेस द एंटायर डिमांड कर्व। ठीक है। बिहेवियर टू सेल मोर द फर्म रिड्यूस प्राइस। अब क्योंकि इकलौते ही फर्म है, अगर फर्म को चाहिए कि वो डिमांड को बढ़ाए तो वो प्राइस कम कर देगी। आउटपुट डिसीजन इज वेयर MR इक्वल टू MC। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल, पता नहीं क्या है, MR देख लेंगे बाद में। इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कमाने वाला एक बंदा है। कंज्यूमर एंड अप विद लेस क्वांटिटी एट हायर प्राइस देन परफेक्ट कंपटीशन। कंज्यूमर क्या करता है, कम चीज़ें खरीदता है ज़्यादा पैसे देकर परफेक्ट कंपटीशन से। एफिशिएंसी लॉस अकर ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन एट हायर प्राइस। एफिशिएंसी भी कभी कभार नीचे जा सकती है क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है ना। अब उसका परफेक्ट कंपटीशन का ले लिया, परफेक्ट कंपटीशन का कंपटीशन ले लिया, मोनोपोली का मोनोपोली ले लिया। अब इन्होंने बना दिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है तो ना, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म लाइक परफेक्ट कंपटीशन। कुछ चीज़ें दोनों की होंगी, लार्ज नंबर फर्म होती हैं जो परफेक्ट कंपटीशन को दिखाती हैं। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ठीक है भैया, आपका मन करे जाओ, आपका मन करे आओ। बाई प्रोडक्ट, बस प्रोडक्ट, ये रियलिटी में ये मैटर करता है। प्रोडक्ट होता है डिफरेंट, है ना, क्योंकि हर ब्रांड की क्वालिटी और हर ब्रांड और उसकी फीचरिंग और पैकेज ये रियलिटी में है। ईच फर्म हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइस ड्यू टू ब्रांड लॉयल्टी। और देखो, ब्रांड लॉयल्टी भी है जब आपका प्रोडक्ट डिफरेंस है ना, और आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग फीचर है, तो आप कहीं ना कहीं आप मार्केट को कंट्रोल करोगे, है ना, मार्केट की डिमांड को कंट्रोल करोगे। मार्केट तो कर क्या कंट्रोल करोगे। बिहेवियर, फर्म फेस नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड, नॉट परफेक्टली इलास्टिक। नेगेटिवली
स्लो डिमांड होता है। प्रोड्यूस लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से कम प्रोड्यूस करते हैं और चार्ज मोर करते हैं। इन शॉर्ट रन पॉजिटिव प्रॉफिट पॉसिबल, इन लॉन्ग रन जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ठीक है। Conceptual insight, differentiation create a monopoly element while number of firms ensure competitive pressure common in real world market like बिस्कुट है। रियल वर्ल्ड में यही मार्केट करती है, मोस्टली मार्केट में जो जितने भी कंज्यूमर गुड है ना, सब में यही है। ओलिगोपोली की फीचर, फ्यू लार्ज फर्म डोमिनेट द मार्केट। ठीक है, कुछ लार्ज फर्म मार्केट को डोमिनेट करती हैं। प्रोड्यूस मोर होमोजेनियस, है ना, प्रोडक्ट लाइक मोर होमोजेनियस, सबका प्रोडक्ट एक जैसा ही होता है। स्टील सीमेंट और गाड़ी भी मोर ऑफ द मतलब एक जैसी ही होती है। ईच फर्म डिसीजन इफेक्ट अदर, एक फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म को इफेक्ट करता है ओलिगोपोली में, है ना। देन बिहेवियर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फर्म उस हिसाब से रिएक्ट करती है जिस हिसाब से उनका राइवल रिएक्ट कर रहा है। मे लीड टू प्राइस रिजिडिटी, हो सकता है प्राइस वही बनी रहे। इफ वन फर्म रेज प्राइस अदर डोंट फॉलो, प्राइस डिमांड फॉल, फर्म डिमांड फॉल। इफ वन फर्म कट प्राइस अदर फॉलो, लिटिल गेन इन मार्केट शेयर। ये इसमें कार्टल लाइक बिहेवियर होता है कि मतलब कंपनी कार्टल बना लेती है ना। और इन स्पेशल केस डिओपोली ओनली टू फर्म एग्जिस्ट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर शार्पर। कंसेप्चुअल इंसाइट ऑन कंपटीशन वर्सेस बिहेवियर, इन परफेक्ट कंपटीशन जो सबसे पहले पढ़ा था, मार्केट स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्पिटिटिव बट फर्म डोंट कम्पीट एक्टिवली, क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है ना, नो प्राइस कंट्रोल। इन परफेक्ट मार्केट लाइक ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, फर्म कंप्लीटली freely using price, branding, advertisement for competitive structure, competitive behavior. Summary of line, for UPSC column match of the following: परफेक्ट कंपटीशन, मैनी फर्म, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, प्राइस टेकर, बिल्कुल सही बात है। मोनोपोली, वन फर्म, नो सब्सटीट्यूट, प्राइस मेकर, हाई प्राइस, लो आउटपुट। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी फर्म, डिफरेंट प्रोडक्ट, सम प्राइस कंट्रोल। ओलिगोपोली, फ्यू फर्म, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, प्राइस रिजिडिटी कॉमन। अब हम स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल पे आते हैं। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, 2023 में पूछा था या 2024 में पूछा था, ये देखना पड़ेगा, पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टॉक होते हैं एट अ पॉइंट, भाई अभी बता अभी एट अ पॉइंट बता। और ये रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। इसका एग्जांपल है कैपिटल, कितने रुपए हैं, वेल्थ कितना पैसा है, इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा हुआ है, मनी सप्लाई कितनी है ना। और मनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो आरबीआई आप तुरंत पूछोगे तुरंत बता देगा, है ना। और स्टॉक वेरिएबल आर डिफाइंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वेल्थ, कैपिटल इन्वेंट्रीज आर स्टॉक आर वेरिएबल। ठीक है। फ्लो वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेजर करे जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज। ठीक है। एग्जाम्पल इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड जीडीपी। फ्लो वेरिएबल आर डिफाइंड पर यूनिट ऑफ टाइम। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। अब ये हो सकता है इनकम भाई फ्लो है, सेविंग भी फ्लो है, इन्वेंट्री स्टॉक है। सम बेसिक कौन। ठीक है, थैंक यू।